पवनपुर राज्य के एक छोटे से गांव सूरजवाला में मधुकांत नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है माधुरी। नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा, ठीक है ना? ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह मधुकांत लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। मधुकांत एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर कराह रहा था। हे भगवान, बाप रे! इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओहो हो, काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको। हाँ, अब ये बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप ले बाप, मेरे कंधे पे बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरफ बात करने लगा हूँ, तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूँ ना। क्या करूंगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से टिंकू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो 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 चलो, घर चलते हैं। बंदर उठकर मधुकांत के साथ घर चला गया। अरे, ये जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? मधुकांत पूरी बात अपनी पत्नी माधुरी को बताने लगा। क्या क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टिंकू है। मधुकांत ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या? अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ। समय बीतने लगा। टिंकू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी।
धीरे धीरे टिंकू माधुरी के काम में हाथ बटाने लगा। टिंकू अब मधुकांत का सच्चा साथी बन चुका था। मधुकांत, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी चलना है। अरे टिंकू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहां पे? अरे क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। और क्या, मुझे कम मेहनती समझा है क्या? हमें बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो ना जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या? बताओ। देखो टिंकू, मैं दुनिया को जानता हूं, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना, मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब ये है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूं। मधुकांत मुस्कुराया और अगले दिन टिंकू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में टिंकू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो मधुकांत का सच्चा मददगार बन गया था। अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। अब तो तू पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ। टिंकू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार ठाकुर भवानी के कानों तक। क्या मधुकांत के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेके तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। इस मधुकांत की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर ये ससुरा मधुकांत ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है, बंजर में भी फसल उग जाती है, पर जिस दिन उसकी किस्मत गिरेगी उसी दिन वो खेत मेरा होगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन मधुकांत और टिंकू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी माधुरी को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गई। अरे माधुरी, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। मधुकांत, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। मधुकांत ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने माधुरी को ध्यान से देखा। मधुकांत, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से मधुकांत का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन मधुकांत घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो माधुरी, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। तभी टिंकू तेजी से दौड़ता हुआ आया। मधुकांत, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? मधुकांत को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो टिंकू को साथ लेकर अपने बड़े भाई केशव के घर गया। ओहो मधुकांत, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए हैं? भैया, माधुरी की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है, अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? मधुकांत कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था मधुकांत, मैंने उसके चेहरे को देखा है, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ, जानता हूँ रे टिंकू, पर चलो, एक और भाई हैं, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और मधुकांत को देखकर चौंक गया। ओ मधुकांत, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी माधुरी बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए,
इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो ये है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है, 2 बीघा। अरे निकल जा यहां से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले आए, भाग यहां से। कैसे भाई हैं तुम्हारे मधुकांत, एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है टिंकू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? अगले दिन मधुकांत और टिंकू जमींदार ठाकुर भवानी की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था मधुकांत, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था, अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया मधुकांत, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताएं, आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा 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 अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है भैया, उसे गिरवी रखो, वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। अरे ये तो सरासर अन्याय है, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो मधुकांत कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। है मधुकांत, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर 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 पटर, चुप कर। मधुकांत चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। टिंकू, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। मधुकांत टिंकू के साथ घर पर आ पहुंचा और टिंकू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक टिंकू लौटकर नहीं आया। मधुकांत और माधुरी की चिंता बढ़ने लगी। टिंकू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया, मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही टिंकू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे टिंकू, तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, ये लो। कुछ देर बाद माधुरी की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। माधुरी, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और टिंकू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि माधुरी के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो। क्या बीज? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार हो जाएगी। हाँ,
मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र टिंकू, टिंकू टिंकू टिंकू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन मधुकांत, टिंकू और माधुरी ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में मधुकांत के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, मधुकांत के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हा, हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी माधुरी, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। कुछ दिनों बाद मधुकांत की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। सच? हाँ, वाकई में सच तो हो गया। लेकिन अब बारी है टिंकू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का बिनेसर का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो, मधुकांत और टिंकू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिनेश, भोला, रज्जू सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली।